हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट पर कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमको इक्वेशंस गिवन थी एंड देन वहाँ से हमको सोल्यूशन फाइंड करना था। तो उसके लिए एक सेट तरीका था, है ना। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन लास्ट टाइम पर डिस्कस किए थे। तो आई थिंक उस तरीके के क्वेश्चन अब हम सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। आज हम लोग अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही कुछ और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इक्वल टू 5 एंड हमको सॉल्व करना है फॉर x, ठीक। तो इसको खुद से एक बार ट्राई करिए, है ना। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड चलिए एक बार खुद भी, जैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया है ना। बट चलिए एक बार खुद से एक बार इसको ट्राई करें, जैसे भी लगता है, जो भी समझ में आता है, दिमाग में जो भी आता है, जैसे भी एक बार खुद से एक अच्छे से। आज हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज के क्लास में, है ना। आज हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे बट अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। तो एक बार चलिए इसको खुद से ट्राई करिए, जैसे भी लगता है, जो भी दिमाग में चीज आती है, जैसे भी। फिर हम प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे या इसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करिए एंड चलिए खुद से एक बार ट्राई करिए, ठीक है। ओके, तो चलिए अब इसको एक बार देखते हैं। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। पहली चीज तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम x को 0 नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि x अगर 0 हो गया तब तो ये अनडिफाइंड हो गया ना। तब तो ऑब्वियसली इसको ऐड करके 5 तो बात ही नहीं, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर में x है तो x को 0 तो नहीं ले सकते, है ना। तो वो एक केस हमको डायरेक्टली दिख रहा है। दूसरा हमको ये दिख रहा है कि x को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, है ना। क्यों? ये पॉजिटिव है और मान लीजिए आपने x को नेगेटिव लिया, तो ओवरऑल ये 3/x कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। भाई पॉजिटिव नंबर को अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नेगेटिव हो गया, तो 3/x हमारा नेगेटिव हो गया। अच्छा, 4/x भी भाई नेगेटिव ही हो जाएगा, है ना। 4/x भी तो नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। x को अगर हम, ऐसा थोड़ा ना होगा कि यहाँ x अलग लेंगे यहाँ अलग लेंगे, तो दोनों तरफ सेम ही चीज है ना, सेम ही x है। तो जो आप यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ भी पुट करेंगे। तो अगर हम x को नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर दोनों जगह पुट करेंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा। अच्छा, ये भी नेगेटिव हो गया। और किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का अगर हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो अब देखिए, जैसे 0 नेगेटिव का मतलब अब आप 0 से छोटी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप 0 से पीछे जाएंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनेगा, या और छोटी वैल्यू हो गई तो -2 बनेगा, या -3 बनेगा, या -4। कहने का मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो नेगेटिव आने लगेगा ना। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं। कोई भी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव तो 0 से छोटा, और जैसे ही आप 0 से पीछे गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनने लगेगा, और पीछे जाएंगे तो -2 बनने लगेगा, या -3 या -4 एंड सो ऑन। ऐसा कहने का मतलब जो भी कोई भी नेगेटिव अगर वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव बनेगा। तो ये बात हमको क्लियर हुई, ठीक। अब अगर हम x को नेगेटिव कहते हैं कि हम x को, चलिए नेगेटिव, अभी हमको नहीं पता x क्या आएगा, बट हम सोच रहे हैं कि क्या पॉजिटिव ले सकते हैं कि नेगेटिव ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो हमको कुछ केसेस डायरेक्टली दिख रहे हैं, तो उस पर हमको, जैसे हमको पता चल जाएगा कि भाई हमको x को 0 नहीं लेना है तो हम उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। x हमको दिख जाएगा कि भाई हमको नेगेटिव नहीं लेना है तो फिर हम उस पर भी दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर हम केवल x को पॉजिटिव लेकर के सोचेंगे। अब नेगेटिव भी हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x नेगेटिव हुआ तो 3/x भी नेगेटिव हो गया, 4/x भी नेगेटिव हो गया। और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कैसा आने लगेगा? नेगेटिव। तो जैसे ही आपने x को लिया नेगेटिव, अगर ऐसा हुआ तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये क्वांटिटी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेने पे नेगेटिव ही आएगा।
तो ये भी नेगेटिव बनेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x ये भी पूरा नेगेटिव बनेगा। और दो नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ करके 5 आ सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करके 5 लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। हम x को 0 नहीं ले सकते थे, डायरेक्टली दिख रहा है भाई, डिनोमिनेटर में 0 लेंगे तब तो अनडिफाइंड हो गया, 0 ले नहीं सकते। और नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको नेगेटिव लेंगे, है ना, ये वाली बात अब क्लियर होनी चाहिए। x अगर नेगेटिव हो गया तो 3/x भी नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव हुआ तो 4/x भी नेगेटिव हो गया। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव। और दो नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ करके 5 तो नहीं आ सकता भाई। दो नेगेटिव वैल्यूज को अगर आप ऐड भी करेंगे तो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब हम x को नेगेटिव भी नहीं ले सकते, x को हम 0 भी नहीं ले सकते, यानी कि x जो भी होगा वो पॉजिटिव ही हो सकता है। x विल बी ग्रेटर देन 0। हमको नेगेटिव साइड में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये तो हमको समझ आ गया कि भाई x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब आप किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा इंटीजर ही बनेगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x, ये भी तो कोई ओवरऑल तो रिजल्ट, ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में रहेगा ना, तो हम लोगों ने बहुत बार बोला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी रिजल्ट आएगा सम इंटीजर आएगा, मान लीजिए हम इसको इंटीजर कहते हैं I1, ठीक, और ये भी रिजल्ट सम इंटीजर आएगा, इसको हम कहते हैं I2। तो दो इंटीजर्स को जोड़ करके 5 आ रहा है, दो इंटीजर्स को ऐड करके 5 आ रहा है। ठीक, साथ ही साथ ये भी हमको क्लियर होना चाहिए कि हम आपसे पूछे, चलिए बताइए कि 4/x एंड 3/x इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, पॉजिटिव नंबर है भाई, x भी पॉजिटिव है, ये हमको क्लियर हो गया। x पॉजिटिव हो गया तो 3/x की बात करें या 4/x की बात करें, दोनों नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव हो गए। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ये तो हम लोग समझते हैं ना कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो गया, मतलब 4/x कैसा होगा? एक बड़ा नंबर होगा। ठीक, तो ये वाला नंबर इसके कंपैरिजन में बड़ा नंबर होगा। ठीक, तो अब अगर 4/x एक बड़ा नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जो बनेगा वो इससे तो बड़ा ही बनेगा, या बराबर भी बन सकता है बट छोटा नहीं बनेगा। ये 4/x हमेशा 3/x से बड़ी वैल्यू है, तो मान लीजिए 4/x आपका, मान लीजिए 4/x फॉर एग्जांपल 3.5 बन रहा है, और मान लीजिए 3/x आपका कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ बन गया, मान लीजिए 2.7 बन गया। तो ऑब्वियसली इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आपको 3 मिलेगा, और इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आपको 2 मिलेगा। भाई ये वैल्यू बड़ी है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 3/x मान लीजिए 2.7 नहीं, ये 3.5 आ गया, मान लीजिए 3.1 आ गया, मान लीजिए। ठीक, तो जब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये भी 3 बन जाएगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि 4/x बड़ी वैल्यू है 3/x से, बट दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम आ सकता है। 4/x 3.5 बन जाए, और मान लीजिए 3/x उसी केस में 3.1 बन गए, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। ठीक, बट क्या उल्टा पॉसिबल है? मतलब ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो रिजल्ट होगा, ये वाला जो इंटीजर फाइनली बनेगा, ये इंटीजर या तो इसके बराबर बनेगा या इससे बड़ा बनेगा, बट ये इससे छोटा नहीं बन सकता। 4/x बड़ी वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू बड़ी अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ये वैल्यू बड़े होने के बाद भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर आ सकता है। कि मान लीजिए 3.5 बना, ये 3.1 बना, तो वैल्यू तो बड़ी है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम आ गया ना दोनों का 3। या ऐसा हो सकता है कि ये 3.5 बने, ये 2.7 बने, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। बट क्या उल्टा हो सकता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाए, ये 3 आ जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। 4/x हमेशा बड़ी ही वैल्यू रहेगा 3/x से, तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंपैरिजन में या तो इससे बड़ा रहेगा या बराबर आ सकता है। बराबर वाली बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
वैल्यू बड़ी होने के बावजूद ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर आ सकता है। क्लियर हो? ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार फिर से हम बोल देते हैं। x नेगेटिव नहीं हो सकता, x जीरो नहीं हो सकता, है ना। जहां कंफ्यूजन होगा वीडियो पॉज करेंगे, फिर से दोबारा सुनेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा सोचना इसमें ज्यादा है। तो जहां भी लगता है एक्सप्लेनेशन नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम स्टिल एक ही चीज को कई बार बोलते हैं ताकि आपको जरूर से सारी चीज क्लियर हो, सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं पर हमको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आए, वीडियो पॉज करिए, पीछे जाइए, दोबारा से सुनिए, एकदम क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x जीरो नहीं हो सकता, x पॉजिटिव ही होगा, पहली बात। दूसरा, पॉजिटिव अगर है तो फिर 4/x हमेशा 3/x से बड़ा होगा, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फाइनल आंसर इंटीजर बनेगा, यही बात तो क्लियर होनी चाहिए, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे रिजल्ट हमेशा इंटीजर रहता है। अब क्योंकि ये वैल्यू 4/x 3/x से बड़ी वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके कंपैरिजन में या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा। बट I2 की वैल्यू I1 से छोटी आ जाए ये पॉसिबल नहीं। तो अभी तक हमको ये बात क्लियर होनी चाहिए, x केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, 4/x हमेशा 3/x से बड़ा ही रहेगा। एंड अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा। ये तीन चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक, ओके। अब हम कुछ केसेस बनाते हैं। हम आपसे बोलें कि दो 4/x पॉजिटिव है और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव मतलब जीरो से आगे, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना शुरू करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो जीरो बनेगा, या 1 से आगे चले गए तो 1 बनने लगेगा, या 2 से आगे चले गए तो 2। मतलब कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। जीरो बनेगा या 1 बनेगा या 2 बनेगा, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा या 2 बनेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसे दो इंटीजर्स को, मतलब अगर हम 0 से बात कर रहे हैं तो हम होल नंबर कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब इस कंडीशन में 3/x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा या 4/x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से बनना स्टार्ट होगा? 0 से। तो 0 बनेगा या 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 या 4 या 5 ऐसे बनेगा, मतलब होल नंबर। हाँ, हमसे बोले चलिए दो होल नंबर्स को ऐड करके हमको 5 लाना है। दो होल नंबर्स को ऐड करके हमको 5 लाना है। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं लिखे जाए होल नंबर्स। तो अगर हम इसको 0 लें तो इसको 5 लें, 0 और 5 ऐड करके 5 आएगा। ठीक, इसको 1 लें और इसको 4 लें, होल नंबर्स हैं सारे, है ना। 0 1 2 ऐसे हो सकता है। इसको 2 लें, इसको 3 लें, और क्या केस हो सकता है? इसको 3 लें तो इसको 2 लें, ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये -1 हो जाए। अब क्या इसके फर्दर आप और केस सोच सकते हैं? नहीं। अब जैसे ही आप और आगे जाएंगे 6 या 7 तो इधर नेगेटिव आने लगेगा। बट हमको पता है कि I1 I2 कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। सारे डिस्कशन से अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो भी I1 I2 की वैल्यू आएगी वो एक होल नंबर ही आ सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो ऑब्वियसली अब फर्दर इस वाले केस के बाद फर्दर और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि और नीचे जाएंगे, आपने 6 लिया तो इधर -1 आएगा, 7 लेंगे तो -2 हो जाएगा। भाई जोड़ के 5 लाना है ना, तो 6 -1 7 -2, बट नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, सब तो होल नंबर्स हैं। तो कितने केस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब पहले एक बार यहां तक अच्छे से देख लीजिए और सोच लीजिए कि क्या किया गया है। I1 I2 होल नंबर होगा, ये क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 से बनना स्टार्ट होगा, 0 ही बनेगा या 1 या 2 या 3, मतलब होल नंबर कह सकते हैं। अब दो होल नंबर्स को ऐड करके 5 लाना है, तो हमने सारे केसेस बनाए। हमको दिख रहा है इन 6 के अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ
हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया था कि जो I2 की वैल्यू होगी वो I1 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। I2 छोटा नहीं आ सकता, 4/x बड़ी वैल्यू, अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर होना चाहिए ये चीज, है ना। ये I2 जो होगा ये इंटीजर या तो इससे बड़ा आएगा या इसके बराबर आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो I2 जो होना चाहिए वो I1 से बड़ा होना चाहिए। I2 I1 से बड़ा है इस केस में, तो ये केस पॉसिबल है, ऐसा केस एग्जिस्ट कर सकता है। I2 I1 से बड़ा है, ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है। लेकिन अब ये केसेस पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि I2 अब हमको स्मॉलर दिख रहा है I1 से, तो ऑब्वियसली 4/x बड़ी वैल्यू है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर आएगा या बड़ा आएगा, छोटा नहीं आ सकता। तो ये वाला इंटीजर छोटा नहीं बन सकता I1 से, I2 I1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों केसेस भी रिजेक्ट हो गए। ठीक, तो हमारे पास बचे तीन ही केस। अब तीनों को एक एक करके सॉल्व किया जाए एंड ओवरऑल आंसर लिखा जाए। तो चलिए पहले क्या करिए कि यहां तक का डिस्कशन एक बार फिर से सुन लीजिए। वीडियो को अब यहीं पॉज कर दीजिए, अभी हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वीडियो को यहीं पॉज करिए एंड इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक का पार्ट एक बार फिर से सुन लीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग केसेस बनाने के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करिए, स्टार्टिंग से यहां तक पूरा एक बार फिर से सुनिए। ठीक है, आई होप कि केसेस कैसे बना रहे हैं यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हुई। अब इसके बाद हमको केसेस को सॉल्व करना है, वो बहुत आसान है। यहाँ तक क्वेश्चन में पहुँचना ही इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सोच रहे हैं कि ये इंटीजर होगा, पॉजिटिव ही होगा, फिर ये इंटीजर हमेशा इससे बड़ा ही होगा। इन सबको कंसिडर करते हुए हमको ओवरऑल फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 3 केसेस ओनली। यही 3 केसेस पॉसिबल है। अब इसको हम एक केस हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, तो बाकी दोनों आप खुद से कर पाएंगे, वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक, बट यहाँ तक पहुँचना ही इंपॉर्टेंट था, तो वो वाली बात नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार सुन लीजिए सारी चीज। ठीक है, पहला केस क्या है कि I1 0 है। I1 क्या है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x, ये 0 ले रहे हैं एंड साथ ही साथ I2 को हमने 5 माना है। I2 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x, इसको हमने 5 माना है। ठीक, अब तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि भाई किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर I होता है तो वो क्वांटिटी कहां से कहां, क्लोज्ड I से ओपन I+1। तो 3/x कहां से कहां, क्लोज्ड 0 से ओपन 0+1। इसी तरह से 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप 5 कह रहे हैं तो ये कहां से कहां, क्लोज्ड 5 से ओपन 6। ठीक, अब 3/x जो है, क्या ये एग्जैक्टली 0 का भी हो सकता है? अगर आपसे बोलें क्या 3/x एग्जैक्टली 0 हो सकता है, पॉसिबल नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम यहां से इस केस में इक्वलिटी हटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये क्वांटिटी 0 बन नहीं सकती, है ना। बाय प्रॉपर्टी जब हम सोचेंगे तो क्लोज 0 से ओपन 1 आना चाहिए, ये क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में लाई करेगा, बट क्लोज 0 वाली चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3/x 0 नहीं बन सकता, इसलिए हमने हटा दिया। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हम लोग समझते हैं, है ना। तो पॉजिटिव साइड की इनइक्वालिटी हमने लॉज ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस किया ना, सबसे लास्ट वाला केस। तो पॉजिटिव साइड की इनइक्वालिटी होती थी तो क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे, साइन चेंज कर देते थे। तो इस 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखते थे, प्लस इन्फिनाइट साइन चेंज x/3, रेसिप्रोकल साइन चेंज, इसका रेसिप्रोकल 1, एंड ये भी पॉजिटिव साइड की इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल करते हैं 1/5 साइन चेंज x/4 साइन चेंज 1/6। ठीक, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्फिनाइट इंटू 3, इन्फिनाइट ही रहेगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो अब साइन में कोई चेंज नहीं आएगा,
ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4/5, देखिए 4/6 आपका कितना हो गया 2/3 है ना, 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 0.6 एंड ये आपका कितना हो गया 0.8 के आसपास। तो यहाँ पे x आपको दिख रहा है 0.6 से 0.8 के आसपास है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बात कर रहे हैं। एंड का मतलब हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन, ठीक। और यहाँ पे दिख रहा है 3 से इन्फिनिट, तो ये वैल्यू है 0.6 से कुछ 0.8 के बीच में और ये वैल्यू है 3 से इन्फिनिट। क्या दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आएगा 0.6 से 0.8 और 3 से 8, 3 से इन्फिनिट, ये तो बहुत आगे हो गया ना इंटरवल, तो इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो हम लोगों ने पहला केस बनाया हम आंसर यहाँ लिखते हैं सारे केसेस का। तो फर्स्ट केस का हमको आंसर मिला x बिलोंग्स टू 5। इस केस में कोई भी x पॉसिबल नहीं है कि ये 0 आना चाहिए था एंड ये 5 आना चाहिए था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इसको 0 आने के लिए x हमको मिल रहा है 3 से इन्फिनिट और ये इसको अगर 5 होना है तो इसके लिए x आ रहा है कुछ 4/6 से 4/5 के बीच में। तो क्यों एंड लिख रहे हैं ये क्लियर है हमको, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का सम 5 आने के लिए ये भी 0 होना चाहिए एंड साथ ही साथ ये भी 5 होना चाहिए। एंड वाली बात, ये 0 होगा एंड साथ ही साथ ये 5 होगा तभी तो ऐड करके 5 आएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एंड वाली बात है कि ये भी 0 आना चाहिए एंड साथ ही साथ इसकी भी वैल्यू 5 आनी चाहिए तभी ये दोनों ऐड करके 5 बनेगा, ठीक। तो पहला केस से तो हमको दिख रहा है, पहले केस से x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हमको नहीं मिली। अब इसी तरह से चलिए केसेस मैंने बना दिए हैं, एक केस मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है, सेकंड एंड थर्ड केस अगेन आप खुद से ट्राई करेंगे। सेकंड केस क्या है, हम केस लिख देते हैं, चलिए। सेकंड केस में क्या है 3/x, ये 1 होना चाहिए, ये वाला इंटीजर आपका 1 आना चाहिए और ये वाला इंटीजर 4 आना चाहिए। सेम प्रोसीजर रहेगा, ऐसे सॉल्व करते जाइए, प्रॉपर्टी लगाइए, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करके x फाइंड करिए, फिर देखिए अगर कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसको लिखिए, नहीं तो 5 हो जाएगा। चलिए खुद से करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। सेकंड केस मैंने लिखा है, सेकंड केस, थर्ड केस भी लिख ही दिया यहाँ पे। ये थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x को आपको 2 मानना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x को आपको 3 मानना होगा, ये 2 और ये 3, फिर सॉल्व करके उसी तरह से। अगर आपको पहला केस क्लियर है, वो तो क्लियर होना चाहिए, कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी लगाना है, फिर लॉज ऑफ इनइक्वालिटी जानते हैं, वो सारी चीज अप्लाई करके x फाइंड कर लेना है, ठीक, सिंपल है एकदम। चलिए करिए, सॉल्व करिए। आई होप कर लिया सबने, है ना। प्रॉपर्टी लगाते हैं, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो वो क्वांटिटी क्लोज्ड 1 से ओपन 2 के बीच में लाई करेगी। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 तो फिर ये क्लोज्ड 4 से ओपन 5 के बीच में लाई करेगी वैल्यू, ठीक। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, साइन चेंज, पॉजिटिव साइड की इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल कर देना है, हर जगह साइन चेंज कर देना है हमको। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखते हैं क्या इसका कोई इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये कहां से कहां लाई कर रहा है 4/5, 0.8 से 1 है ना, ये वाला एक सारा 0.8 से 1 और ये कहां से स्टार्ट हुआ है 1.5 से 3 है ना। तो 0.8 से 1, 0.8 से 1 एक है और अगला वाला जा रहा है 1.5 से 3। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन हमको अगेन नहीं मिलेगा, ये फिर से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। देख लीजिए एक बार फिर से प्रोसीजर पूरा, सॉल्विंग पार्ट देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए, है ना।
तो सेकेंड केस में भी हमको मिल गया x बिलोंग्स टू 5। ठीक, चलिए थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर 3। इस केस में ये वाला बनना चाहिए 2 एंड ये जो I2 हमने लिया है ये बनना चाहिए 3। ठीक, किसी को चेंज कर लेते हैं। चलिए अगर ये 2 है तो क्लोज 2 से ओपन 3 प्रॉपर्टी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो ये वैल्यू क्लोज 2 से 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तो ये क्लोज 3 से ओपन 4। रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 के लिए 1/2, 3/x के लिए x/3, इसका 1/3 ऐसे हो गए। ठीक, एंड इस 3 के लिए 1/3 साइन चेंज, 4/x के लिए x/4 साइन चेंज 1/4। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जाएगा 3/2, जाएगा x, ये हो जाएगा 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 x, ये हो जाएगा 1। ठीक, हम देखिए फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्लोज 2 से 3, क्लोज 3 से 4, रेसिप्रोकल 1/2, 1/3, x/3, ये 1/3, 1/4, x/4, साइन चेंज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से 3/2 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 4/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको एक बार नंबर लाइन पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें हमको दिख रहा है कि इंटरसेक्शन हमको मिलेगा अब, है ये आपका है ओपन 1 से 3/2, ओपन 1 से 3/2 मतलब 1.5, 3/2 पर क्लोज्ड है। और ये है आपका ओपन 1 से 4/3, 4/3 कितना होता है पॉइंट, मतलब 1.3 के आसपास, और ये आपका 1.5 है, तो 4/3 जो होगा इसके पहले ही लाई करेगा। 4/3 छोटी वैल्यू है, 4/3 3/, ये आपका 1.5 है, ये आपका 1.3 है, तो इसके पहले ही लाई करेगा, तो ये आपका पहला सेट हो गया। और जो दूसरा सेट है वो ओपन 1 से ही लेकर के आपका क्लोज्ड 4/3 तक है। तो पहला सेट है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेट है यहाँ से 4/3 तक। तो जब दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, इतना पोर्शन कॉमन है दोनों में। ठीक, तो थर्ड पार्ट का अब हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। x कहां से कहां, ओपन 1 से लेकर के क्लोज्ड 4/3 तक, ओपन 1 से क्लोज्ड 4/3 तक, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर ये हमको मिलेगा। ठीक, तो तीनों केसेस क्लियर हो गए। केसेस बनाना यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था। फिर केसेस में आप देख सकते हैं सॉल्व करने में ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, फिर प्रॉपर्टी लगा देना है, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी लगा देना है, सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना है, सब सिंपल चीज है। ये बात क्लियर हो गई भी। तो अब अगर हम लास्ट में क्या करेंगे, सारे केसेस का यूनियन करेंगे। तो ये फाई है, ये फाई है ना, सबका जब आप यूनियन करेंगे तो फाइनली फाई का किसी के भी साथ यूनियन करेंगे तो वही रहेगा, तो फाइनल आंसर जो हमको मिलेगा वो यही मिल जाएगा। ठीक, मतलब अगर हम इसका आंसर लिखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन 1 से क्लोज्ड 4/3, ऐसा ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आंसर।
सिग्मा r goes from 1 to 34, greatest integer of 18r upon 35, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसको बोला गया सिग्मा, है ना, सिग्मा नोटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सिग्मा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन, ठीक। अब जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिखा सिग्मा के अंदर, मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया 2r + 1, ठीक। और मान लीजिए हमने लिख दिया r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक, ठीक। जैसे यहाँ पर भी कुछ r के टर्म में एक्सप्रेशन लिखा है और r पर एक लिमिट लगी है। अब यहाँ पर ये जो है, इसको हम बोलेंगे कि ये लोअर लिमिट है। सिग्मा किस पे लगा है, तो r पे लगा है, ठीक। और r की लोअर लिमिट है 0 और ये r की अपर लिमिट है, ठीक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एडिशन। अब इसका बहुत सिंपल चीज, यहाँ पर r की जो लोअर लिमिट है, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना स्टार्ट करना होगा इसमें, एंड हम लोग सारी इंटीजर वैल्यूज पुट करते हैं। कहने का मतलब 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलिए इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं। मान लीजिए r आपको दिया है लेट से -2 से लेकर के, ठीक, और -2 से लेकर के 5 तक। तो r की पहली वैल्यू पुट करेंगे आप -2, फिर अगली वैल्यू आप पुट करेंगे -1, ठीक। तो चलिए पुट करते हैं। जैसे -2 आपने पुट कर दिया तो -4 + 1 -3 बन गया। फिर अगला पुट करेंगे -1, और यहां से लेकर के कहां तक पुट करना है, यहां तक, मतलब -2 से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 5 तक, और हर इंटीजर वैल्यूज लेते जाएंगे, मतलब -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो -2 पुट करने पे आ गया, -1 पुट कर लीजिए, -2 + 1 -1 हो गया। फिर 0 पुट कर लीजिए तो 1 हो गया। फिर 1 पुट कर लीजिए, फिर 2 पुट कर लीजिए, फिर 3 पुट कर लीजिए, फिर 4 पुट कर लीजिए, एंड देन 5 पुट कर लीजिए, ठीक। एंड इन सबको आपको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एडिशन। आर की जो भी लोअर लिमिट और जो भी अपर लिमिट दी है, हमको लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक एक एक करके हमको सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना होगा, एंड जितने टर्म्स हमको मिलेंगे हमको उन सबको आपस में ऐड कर देना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो जैसे मान लीजिए अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आर की पहली वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो हो गया 18 × 1/35। फिर नेक्स्ट वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे 2, 1 से स्टार्ट किया, ये लोअर लिमिट है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है, और इंटीग्रल वैल्यूज ही आप पुट करते हैं, मतलब 1 के बाद अगला वैल्यू, ऐसा नहीं 1.5, 1.2 या 1.1, 1 के बाद अगली वैल्यू 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4, ऐसे कहां तक, 34 तक। तो अगली वैल्यू आप पुट करेंगे 2, तो ये हो गया 18 × फिर नेक्स्ट वैल्यू आप पुट करेंगे 3, ऐसा पुट करते जाएंगे। 34 से जस्ट पहले क्या होगा, 33 है ना, 18 × फिर इसके बाद लास्ट में क्या जाएगा, 34। एंड जितने टर्म्स हमको मिल रहे हैं इन सबको हमको आपस में क्या करना है, ऐड। आर को 1 पुट करने पर, चाहे 2 पुट करने पर, 3, 4, 5 है ना, ऐसे 33, 34 तक जाना था हमको। इन सबको पुट करने पे जो भी टर्म्स बन रहे हैं इन सबको हमको आपस में क्या करना है, ऐड। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन, है ना। आपको वैल्यू
जो भी लोअर लिमिट दिया है उस लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, जैसे यहाँ पर आर के टर्म्स में है ना, तो सिग्मा आर पे लगा हुआ है। आर नहीं, मान लीजिए हम इसको कुछ एन लिख देते तो हम कहते हैं कि सिग्मा एन पे लगा हुआ है, तो वेरिएबल है। यहाँ पर तो आर ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में सिग्मा आपका आर पे लगा हुआ है और आर की वैल्यू 1 से लेकर के 34 तक जा रही। तो जिस भी वेरिएबल पर आपका सिग्मा लगा होगा उस वेरिएबल को आपको एक एक करके वो वैल्यूज पुट कर देना है, इंटीग्रल वैल्यूज। लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, अपर लिमिट तक जाना है, इंटीग्रल वैल्यूज केवल पुट करना है, एंड जितने टर्म्स बनेंगे उन सबको आपको आपस में सम कर देना है, ऐड कर देना है। सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, कंटिन्यूअस समेशन, कंटिन्यूअसली हम सबको ऐड करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिग्मा अगर आप पहले से जानते थे वेल एंड गुड, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो सिग्मा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सिग्मा का क्या मतलब है। क्वेश्चन बेसिकली ये है हमारा, है ना, ये हमको दिया है। अब हमको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अगेन वीडियो अब यहाँ पे पॉज करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें से वन ऑफ द प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे अप्लाई हो रही है, वही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। अब इसमें जैसे हम आपसे पूछे कि ऐसे टोटल ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, ऐसे ये टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 से लेकर के 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे लेकर के 34 तक जा रहे हैं। तो कितने टर्म्स है टोटल? 34 टर्म्स है। ये क्लियर हो गया हमको? तो हम आपसे बोले कि चलिए अब क्या करते हैं। अब अगेन इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने नहीं किया है, बट है ना, तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। बट आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम लोग इस तरीके के बहुत क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, बट हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि ये GIF से रिलेटेड है एंड इसमें प्रॉपर्टीज भी GIF की यूज हो रही है। ठीक, तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग से और एंड से पेयर बना देते हैं, मतलब इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, इसको इसके साथ लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके पहले वाले के साथ लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक, अब देखिए जैसे हम क्या एक पैटर्न देख रहे हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग का कोई भी टर्म अगर 18 इंटू एक्स अपॉन 35 अगर इस फॉर्म में है, तो हम इसका जिसके साथ पेयर बना रहे हैं वो 18 इंटू 35 माइनस एक्स ऐसे फॉर्म में है। एक बार ऑब्जर्व करिए, जैसे हमने बोला कि हम इसका और लास्ट वाले का पेयर बना रहे हैं, मतलब 18 इंटू 1, तो 18 इंटू 1 का हमने जिसके साथ पेयर बनाया उसमें देखिए 18 इंटू 34 है, तो 34 को आप 35 माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब ये 1 अगर है तो जो लास्ट वाला है क्या वो 35, 18/35 तो सब में सेम है ना, 18/35 तो थ्रू आउट सेम है। 1 का हम किसके साथ पेयर बना रहे हैं? 1 का 34 वाले के साथ, तो अगर यहाँ 1 ले रहे हैं तो लास्ट वाला जो है वो 35 माइनस 1 है। अगर ये 2 है तो इसके पहले ये देखिए 35 माइनस 2 है। ये 3 अगर है तो हम इसका जिसके साथ पेयर बनाने के लिए बोल रहे हैं वहां पर क्या आ रहा होगा? 32, 33 से पहले 32 आया होगा ना, तो 32 को क्या 35 माइनस 3 कहेंगे। ये 3 है तो यहाँ पे 35 माइनस 3 है। तो हमने एक जनरल टर्म लिख दिया है कि हम बेसिकली इस वाले टर्म का इस वाले के साथ पेयर बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो हम ऐसे पेयर बनाते चले जाएंगे। ठीक, और ऐसे जो भी पेयर बनेंगे, ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे, मतलब एक बार ये बनेगा, फिर अगली बार ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे? तो भाई 34 टर्म्स है, दो का आपने पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया तो जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि ऐसे टोटल 17 पेयर बनेंगे। ठीक, ये बात करिए, 34 टर्म्स है ऐसे और हम दो का पेयर बना रहे हैं, तो जस्ट पेयर बनाने के बाद मतलब जैसे ये एक पेयर हो गया, ऐसे 2 पेयर 3, तो टोटल कितने पेयर ऐसे बन जाएंगे? 17 पेयर बनेंगे। भाई दो का पेयर बना दिया तो जस्ट हाफ हो जाएगा ना, तो 34 टर्म्स पहले थे, दो एक साथ कंबाइन करते चले गए तो कितने टर्म्स बचेंगे या कितने पेयर ऐसे बन जाएंगे? तो 17 पेयर, 17 पेयर बनेंगे। ठीक,
तो अब इसमें से हम किसी एक पेयर को हमने जनरल ऐसे लिख दिया है ना। x को 1 लेंगे तो हम जो पहला पेयर बना रहे हैं उसकी बात कर रहे होंगे, x को हम 2 लेंगे तो जो दूसरा पेयर बना रहे हैं उसकी बात कर रहे होंगे, जब x को 3 लेंगे तो हम तीसरे वाले पेयर की बात कर रहे होंगे। तो हमने अभी एक जनरल पेयर लिख दिया है, ये जनरल है। x को 1 2 3 फिर लास्ट में पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक हमने जनरल टर्म लिख दिया है, जनरल ऐसा पेयर बना दिया है। इसको x के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में हमको पता है x को 1 2 3 ऐसे पुट करते चले जाएंगे तो सारे पेयर्स के हमको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो पहले अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सारे पेयर इसी फॉर्म में है, तो हमने एक जनरल पेयर लिख दिया ऐसा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में x को 1 2 3 सब पुट कर लेंगे। 18x/35 ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 18 इंटू 35 अपॉन 35 तो 18 हो गया, देन माइनस 18 इंटू x। अब कौन सी प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर दिख रहा है तो इसको तो हम बाहर ले जा सकते हैं, ठीक। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो इसको बाहर ले जा सकते हैं, तो इस 18 को बाहर ले जाते हैं एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 18x/35। पहले तो हमको ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर माइनस है ना, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए कुछ लेमडा बोल दीजिए, तो माइनस ऑफ लेमडा अगर लिखा है तो इसको हम सिंपली, अगर ये इंटीजर बन रहा है, अगर ये इंटीजर बन रहा है तब तो हम इसको सीधे माइनस ऑफ दिस लिख सकते हैं। ये वाली बात डिस्कस करी थी कि माइनस एक्स को या माइनस ऑफ लेमडा अगर कुछ है तो इसको आप सिंपली माइनस लेमडा लिख सकते हैं अगर लेमडा इंटीजर है, और अगर लेमडा इंटीजर नहीं है तो उस केस में माइनस बाहर ले जाते थे लेकिन अलग से एक -1 करते थे। क्लियर हुआ, ठीक। तो हम देखिए ये हो गया आपका 18x/35 प्लस 18, देखिए डिनोमिनेटर में 35 है, ठीक, दैट इज 7 इंटू 5। तो जब तक यहां पर x में, चलिए इसको ऐसे समझिए, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखिए तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 इंटू एक्स, 135 है आपका 7 इंटू 5, यहाँ पे माइनस साइन है ऐसे, ठीक। तो ऑब्वियसली 7 एंड 5 बोथ आर प्राइम, ठीक। हम बेसिकली क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि क्या ये क्वांटिटी कभी इंटीजर बनेगी। अगर ये इंटीजर बनेगी तब तो माइनस ऑफ दिस सिंपली माइनस ऑफ दिस के बराबर हो जाएगा, तो हम सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा सकते हैं क्योंकि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद आ जाएगा। बट अगर ये क्वांटिटी इंटीजर नहीं होगी तो हम माइनस करके, माइनस बाहर ले जाके अलग से एक -1 कर लेंगे, ठीक। अब अगर इसको इंटीजर बनना है तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होने के लिए ये 7 और 5 दोनों यहाँ आना चाहिए, मतलब यहाँ पर x जो भी हो वो 7 इंटू 5 35 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 35 पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए। इसका कोई टर्म अभी इधर तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ना 5 कैंसिल आउट हो रहा है ना 7 कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर इसको इंटीजर बनना है तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए, और डिनोमिनेटर पहले से जो भी लिखा हुआ है इसके साथ अभी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ कैंसिल आउट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा यहाँ कैंसिल आउट होने का मतलब x जो हो वो कुछ 35 इंटू 1 या 35 इंटू 2 ऐसा कुछ दिखाई देगा, तब ये 35 कैंसिल आउट होगा, एल्स कैंसिल आउट नहीं होगा। खुद से देख लीजिए एक बार। पहले तो सिग्मा वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए, फिर हमने बोला हम स्टार्टिंग से और एंड से पेयर बनाएंगे, फिर हमने देखा कि स्टार्टिंग का टर्म अगर कुछ ऐसा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंड से उसका पेयर हम बनाने के लिए कह रहे थे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो हमने एक जनरल ऐसा पेयर लिख दिया।
और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक आ गए। अब लास्ट वाला टर्म जो है इसको हम देखना चाह रहे हैं कि माइनस क्योंकि है तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि माइनस ऑफ लेमडा के लिए दो बातें हैं। अगर ये लेमडा इंटीजर हुआ तो इसको सिंपली माइनस लेमडा लिख देंगे। अगर ये क्वांटिटी इंटीजर नहीं आई तो हम कहेंगे माइनस ऑफ दिस, मतलब माइनस बाहर ले जाके माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, अलग से एक -1 करेंगे। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि जब आप पेयर बना रहे थे हमने आर की जैसे x लिखा हुआ है, ठीक, तो मान लीजिए आपने पेयर बनाना शुरू किया तो x को अब है ना 18 इंटू 1 2 3 4 ऐसे आप पेयर बनाएंगे, है ना। आपने जैसे स्टार्टिंग में 1 2 3 ऐसे लेकर के इधर 34 33 32 ऐसे आपको पेयर बनाना है, ठीक। तो ये हमने पहला वाला टर्म लिखा है 18x/35, x ये है आपका, ठीक। तो 1 का पेयर हो रहा है 34 के साथ, 2 का 30, तो x को आप 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, कहां तक जाएंगे आप, हाफ तक, 17 तक। भाई 1 का पेयर 34 वाले के साथ होगा, 2 का 33 के साथ, 3 का 32 के साथ, ऐसे करते करते जो 17 वाला पेयर होगा 17 का 18 के साथ पेयर बनेगा। आप ऐसे सोचिए जब आप x को 17 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे क्या आएगा 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब जब यहाँ पे 17 आ रहा होगा उसका पेयर किसके साथ बनेगा 18 वाले के साथ, है ना। तो ये ऐसे होगा, स्टार्टिंग और एंड से पेयर ऐसे बनता चला जाएगा, लास्ट में ऐसे आ जाएगा इस तरह से, पहला और लास्ट, फिर दूसरा और सेकंड लास्ट, फिर तीसरा इधर से थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ इधर से फोर्थ लास्ट, ऐसे करते करते हम पेयर बना रहे हैं फर्स्ट और एंड से, ऐसे करते करते तो लास्ट में क्या होगा कि ये जो 17 वाला टर्म होगा इसका इस 18th वाले के साथ पेयर बनेगा और यही लास्ट पेयर होगा। ये बात हमको क्लियर हुई। अब तो ये जो x हम लिख रहे हैं, x को हम 1 लेंगे तो लास्ट वाला हमको 34 वाला मिल गया, फिर 2 लेंगे, फिर ये लास्ट वाला, ये पहला वाला टर्म लिखा है, ये उसका पेयर है जो लास्ट से हमको मिल रहा है, फिर 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे। तो x को आप मैक्सिमम कहां तक ले जा रहे हैं 1 2 3 17 तक ही तो ले जा रहे हैं, क्योंकि x को जब 17 ले रहे हैं तो उसका पेयर यहाँ पे मिल गया, इसके बाद तो और कोई पेयर हमको मिलेगा नहीं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हम 17 तक ही पुट करेंगे। तो x जब तक 35 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू x की 35 होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे इंटीजर बनना स्टार्ट होगा। तो होना नहीं है, क्योंकि x को तो केवल हम 1 से लेकर के 17 तक ही ले जा रहे हैं। ये वाली बात समझ में, यहाँ पर इंटीजर बनने के लिए 35 का मल्टीपल आना चाहिए था, 35 या 35 इंटू 1 2 या 35 इंटू 3 ऐसा बनना चाहिए था, ताकि ये 35 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो। बट हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने पेयर बनाया है और जो हम जिसको x कह रहे हैं वहां पर तो जो x की वैल्यू है वो केवल 1 से 17 तक ही जाएगी, है ना। x को आपने 1 लिया तो ये वाला पेयर बन गया, फिर 2 लिया तो ये पेयर, फिर 3 लिया तो ये पेयर, 4 5 6 ऐसे करते करते जब 17 लेंगे x को तो ये वाला पेयर आपको लास्ट पेयर मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर x केवल 1 से 17 तक जा रहा है तो ये कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता। और अब अगर हमको ये समझ में आ गया कि वो वाला टर्म इंटीजर नहीं बन सकता तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और अलग से हमको एक -1 करना होगा, ठीक। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 18x/35 और -18x/35, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल, 18 - 1 17। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने पेयर बनाया फर्स्ट और एंड से, तो इन दोनों को जब हमने आपस में सिंप्लीफाई किया, दो टर्म्स हमने लिए, एक पहला और एक एंड से, तो इसको जब हमने पूरा सिंप्लीफाई किया तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई 17, है ना। तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई करके 17 आ गया। तो आप x को 2 भी लेंगे तो भाई x तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, x का कोई रोल है नहीं। तो मान लीजिए x को हमने 2 लेकर के दूसरा वाला पेयर बनाया तो भी आंसर 17 आएगा, x को हमने 3 लेकर के तीसरा वाला पेयर बनाया तो भी आंसर 17 आएगा। मतलब हर एक पेयर के लिए, पेयर हमने लिया था x के टर्म्स में, बट पेयर का जो आंसर है वो x के टर्म्स में नहीं आ रहा, वो फिक्स्ड आ गया कांस्टेंट। मतलब पहले पेयर का भी आंसर 17 आएगा, दूसरे पेयर का भी 17 आएगा, तीसरे का भी 17 आएगा, चौथे का भी 17 आएगा, हर पेयर का आंसर आपको 17 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। तो अब फाइनल आंसर लिखा जाए। हर पेयर का आंसर 17 ही है, तो पहला पेयर, कितने पेयर बनाए थे आपने 17 पेयर, भाई 34 टर्म्स है ना,
दो दो का पेयर बनाया तो कितने पेयर बने, 17 पेयर बने। तो पहला पेयर उसका भी आंसर 17 आ गया प्लस दूसरा पेयर उसका भी आंसर 17 आ गया प्लस थर्ड पेयर प्लस फोर्थ पेयर प्लस फिफ्थ पेयर 6 पेयर, ऐसे करते करते टोटल कितने पेयर बने थे, ऐसे टोटल 17 टर्म्स होंगे हमारे पास। नहीं भाई 17 पेयर बने, ये पहले पेयर का आंसर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे, मतलब जितने पेयर थे उतने टर्म्स होंगे। तो 17 पेयर थे हमारे पास, तो 17 ऐसे ऐड होता चला जाएगा। कितनी बार, 17 टाइम्स। नहीं समझे, फर्स्ट और लास्ट पेयर उसका भी आंसर 17 आएगा। क्लियर हो गया। कोई भी दो जो हमने पेयर बनाया पहला और आखिरी, उसका सबका आंसर 17। इसका आंसर दिस प्लस दिस, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म 17 प्लस ये, मतलब फर्स्ट एंड 34 वाला टर्म, इसका आंसर भी 17। सेकंड एंड 33 वाला टर्म लिया, इसका भी आंसर 17। थर्ड एंड 32 उसका भी आंसर 17, सबका आंसर 17 है। तो जब आप फर्स्ट और एंड से ऐसे पेयर बना रहे हैं तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, जस्ट हाफ। 34 टर्म्स थे तो पेयर कितने बनते थे, 17 ही पेयर बनेंगे, है ना, जस्ट हाफ। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते ये लास्ट वाला पेयर 17 पेयर। तो कितने टर्म्स हैं, 17। तो 17 आप ऐड कर रहे होंगे 17 टाइम्स। तो जैसे 17 को ऐड करते हैं 2 टाइम्स, 17 इंटू 2, 17 को ऐड करते हैं 3 टाइम्स, तो 17 इंटू 3, 17 को ऐड करेंगे 17 टाइम्स, तो 17 इंटू 17, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हुई वो ये वाली थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को आप कैसे लिखते हैं। अगर x इंटीजर है तो उसको आप सिंपली -x लिख सकते हैं। अगर x इंटीजर नहीं है तो आप उसको लिखते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, इस तरह से। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। 2 ही क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अभी अगले टर्न पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, अगेन कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक बार बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन में नए तरीके के क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखे, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक बार देख लेंगे एंड फिर अगर कहीं प्रॉब्लम है तो डिस्कशन के टाइम पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग से और एंड से पेयर का बनाना इंपॉर्टेंट था। एंड हर पेयर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं पेयर वाइज आंसर फिक्स आ जा रहा है 17। हर पेयर का आंसर 17 है, तो ऐसे टोटल 17 पेयर बने थे, सब ऐड ही कर रहे हैं सबको आपस में, तो 17 ऐड हो जाएगा 17 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 17 इंटू 17, दैट इज 289। ठीक है, चलिए तो फिर आज इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक, थैंक यू।